लेट्स कंटिन्यू विद कंबशन एंड फ्लेम्स। हमें पढ़ना है आज फायर के बारे में। व्हाट इज फायर? फायर बेसिकली जब भी कंबशन रिएक्शंस होती है, कंबशन रिएक्शंस मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि ऑक्सीजन के साथ किसी भी सब्सटेंस की जो रिएक्शन है दैट इज कॉल्ड अ कंबशन रिएक्शन, और कंबशन रिएक्शन के रिजल्ट से हमें फायर मिलती है। सो फायर इज द रिजल्ट ऑफ केमिकल कंबशन रिएक्शंस जो किसी भी फ्यूल के बीच में और ऑक्सीजन के बीच में हो रही है। ठीक है, अब फायर कितनी देर के लिए रहेगी ये डिपेंड करेगा कि आपके पास फ्यूल कितना है और ऑक्सीजन कितनी है। ठीक है, तो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी और फ्यूल की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आग जो है वो कितनी देर तक चलेगी। अब अगर हमें फायर जलानी है तो उसके लिए बेसिकली हमारे पास तीन चीजें मौजूद होनी चाहिए। सबसे पहले तो हमारे पास फ्यूल होना चाहिए जिसको हमने यूज करना है। फिर ऑक्सीजन प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है, ऑक्सीजन के बिना कंबशन नहीं होती है, फायर नहीं लगती है, तो ऑक्सीजन प्रेजेंट होनी चाहिए। और हीट देनी पड़ती है हमें। आपने देखा है कि हम माचिस की तिल्ली से आग लगाते हैं, हम हीट देते हैं तभी आग लगती है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें प्रेजेंट होनी चाहिए अगर हमें फायर लगानी है तो। अब फ्लेम, व्हाट इज फ्लेम? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज इन ऑलमोस्ट ऑल द एग्जाम्स, चाहे वो सब्जेक्टिव है चाहे वो ऑब्जेक्टिव है, तो इसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। सो प्लीज पे अटेंशन ऑन दिस टॉपिक। फ्लेम क्या है? फ्लेम जो है एक विजिबल और गैसियस पार्ट है फायर का। जब भी आग लगती है तो फ्लेम बनती है। अब फ्लेम के ना डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो फ्लेम हमें क्यों दिखाई देती है? क्योंकि लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जब भी हम फ्यूल को बर्न करते हैं तो लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होती है और इस लाइट एनर्जी की वजह से हमें फ्लेम दिखाई देती है। और फ्लेम की डिफरेंट जोन्स होती हैं। ठीक है, अब वो कौन कौन सी जोन्स होती है देखो, ये है जो आपको बाहर की तरफ दिख रही है ना ब्लू कलर की ये वाली जोन, दिस इज द आउटर मोस्ट जोन। आउटर मोस्ट मतलब सबसे बाहर वाली, आउटर मोस्ट, आउटर जोन यू कैन से, आउटर जोन। देन उसके बाद आपके पास आती है ऑरेंज रेडिश येलोइश कलर की जो जोन है, दिस इज कॉल्ड मिडल जोन। दिस इज कॉल्ड मिडल जोन। ये सारी मिडल जोन है। यस गगन? मैम कभी कभी हम लोग जब आग लगाते हैं तो मैम उसके ऊपर ब्लू कलर की लेयर आती है, तो मैम वो आउटर जोन होती है उसकी। यस बेटा, मैं वही बता रही हूँ आपको। जो ब्लू कलर की होती है वो आउटर जोन होती है, जो रेडिश ऑरेंजिश येलोइश कलर की होती है वो मिडिल जोन होती है, और बिल्कुल अंदर सेंटर में जो आपको ब्लैक कलर की दिखाई देती है दैट इज द इनर मोस्ट जोन। गॉट इट? यस मैम। तीनों जोन समझ में आई? आउटर कौन सी है, मिडिल कौन सी है और इनर मोस्ट कौन सी है? यस। ओके, अब इनमें से सबसे ज्यादा गर्म कौन सी होती है, उससे कम गर्म कौन सी होती है, सबसे कम गर्म कौन सी होती है? ठीक है, सबसे ज्यादा हॉट आउटर मोस्ट जोन होती है। यही क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में जो मैं आपको बता रही हूँ। आउटर मोस्ट जोन इज द हॉटेस्ट जोन। ये हॉटेस्ट क्यों होती है? ये हॉटेस्ट इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट कंबशन होती है। तो जो ब्लू कलर की जोन दिखाई दे रही है वो आउटर मोस्ट जोन है और वो जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन है, दैट इज व्हाई इट इज द हॉटेस्ट जोन। गॉट इट? यस मैम। जो मिडिल जोन है वो येलो टू रेडिश कलर की होती है, वो मॉडरेटली हॉट होती है और वो जोन ऑफ पार्शियल कंबशन होती है। मतलब इसमें पार्टिकल्स जो है वो पार्शियली बर्न करते हैं, पार्शियल कंबशन। मॉडरेटली हॉट होती है, पार्शियल कंबशन की जोन होती है और येलो टू रेड कलर की होती है, दिस इज द मिडिल जोन।
इनर मोस्ट जोन, जो सबसे अंदर वाली जोन है, ये डार्क कलर की होती है, ब्लैक कलर की होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स प्रेजेंट होते हैं, अनबर्न्ड पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये सबसे ज्यादा कम हॉट होती है, लीस्ट हॉट। Innermost zone is the least hot. Outermost zone is the zone of complete combustion, and it is the hottest part of the flame, and it is blue in color. So इनमें से आपको क्वेश्चन पक्का आता है। हाँ जी बेटा, यू कैन ज्वाइन इवनिंग कोर्सेस। आपको इसके लिए राखी मैम को कॉल करना है, और आप क्रैश कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हो, आप स्कूल भी ज्वाइन कर सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्रैश कोर्सेज है अकॉर्डिंग टू द प्रेपरेशन कि आपने क्या करनी है। तो आप लोग जरूर ज्वाइन करिए अगर आप क्रैक करना चाहते हो पेपर को। हम लोग यहाँ पर आपको गाइड करेंगे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और आपको कैसे स्टडी करना है। राखी मैम को कॉल करिए आप, जिसको भी ज्वाइन करने हैं कोर्सेस। ये स्ट्रक्चर में आपको बता चुकी हूँ कि आउटर मोस्ट जोन जो है दैट इज ब्लू इन कलर एंड दैट इज द हॉटेस्ट जोन। ओके, बिकॉज उसमें कंप्लीट कंबशन होती है। आउटर मोस्ट जोन इज द हॉटेस्ट बिकॉज ऑफ कंप्लीट कंबशन, इट इज द नॉन ल्यूमिनस पार्ट ऑफ द फ्लेम। देन मिडिल जोन जो है इट इज मॉडरेटली हॉट एंड इज येलो इन कलर, क्योंकि यहाँ पर पार्शियल कंबशन होती है। इट इज द ब्राइट पार्ट ऑफ द फ्लेम। Then innermost zone is the zone of unburned particles and it is least hot and black in color. Smoke, smoke क्या होता है? Smoke है basically जब भी किसी गैस में या एयर में unburned particles present होंगे, उसको हम smoke कहते हैं। हवा के अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है, अनबर्न्ड पार्टिकल्स हैं, जो जले नहीं है पार्टिकल्स, वो प्रेजेंट है, उसको हम स्मोक कहते हैं। और जो ब्लैक कलर होता है स्मोक का, वो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स की प्रेजेंस की वजह से होता है, उसमें अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। अब दो तरह की कंबशन होती है, एक होती है रैपिड कंबशन और एक होती है स्पॉन्टेनियस कंबशन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? देखो, जो रैपिड कंबशन होती है ना, उसमें क्या होता है कि आप फायर लगाते हो और हीट और लाइट एनर्जी जो है वो थोड़ी देर में निकल आती है। मतलब आपने फायर लगाई, थोड़ी देर में उसमें हीट एंड लाइट एनर्जी रिलीज हो गई। ठीक है, इसको रैपिड कंबशन कहते हैं। जैसे कि आप गैस पे खाना बनाती है आपकी मम्मा, एलपीजी यूज करते हैं, तो आपने आग लगाई, थोड़ी देर में हीट और लाइट एनर्जी दोनों मिल जाएगी आपको। दिस इज कॉल्ड रैपिड कंबशन। और जो दूसरी तरह की कंबशन होती है, उसमें क्या होता है, आपने हीट एनर्जी नहीं दी। मैंने बताया था ना कि कंबशन के लिए क्या चाहिए, 3 ट्रायंगल चाहिए। क्या चाहिए? फ्यूल चाहिए, हीट चाहिए और क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो जो स्पॉन्टेनियस कंबशन होती है ना, उसमें क्या होता है कि आपको हीट एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ती, वो फटाफट फायर कैच कर लेती है, जैसे कि फॉरेस्ट फायर्स। गॉट इट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now we come to working of matchstick. अब मैचस्टिक आपको पता है ना, फास्फोरस को स्टोर किया जाता है। जो फास्फोरस है, जब भी वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, वो फायर कैच कर लेता है, स्पॉन्टेनियस कंबशन शो करता है। अब इसमें क्या हुआ, ये जो मैचस्टिक है ना, इसका जो ये बल्ब बना हुआ है ब्लैक कलर का, इसके अंदर रेड फास्फोरस प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब जब इसमें इसको हीट एनर्जी मिलती है ना, इस रेड फास्फोरस को, वो कैसे मिलेगी? जब आप 2 सरफेसेस को स्ट्राइक करते हो, आप वहां पर माचिस को ऐसे उसके कवर के साथ स्ट्राइक करते हो ना, तो वहां से उसको हीट एनर्जी मिल जाती है। और ये जो रेड फास्फोरस है, जब इसको हीट एनर्जी मिलती है तो ये व्हाइट फास्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो व्हाइट फास्फोरस होता है, ये स्पॉन्टेनियस कंबशन शो करता है, जिसकी वजह से इसमें उसी वक्त आग लग जाती है। ठीक है,
तो जैसे ही इसका इग्निशन पॉइंट पे टेम्परेचर पहुंचता है, इसमें आग लग जाती है और आप मैच स्टिक जला लेते हो। गॉट इट? एक्सक्यूज मी मैम, यस। मैम जो मैच स्टिक होते हैं मैम, जब हम मैच स्टिक को उसके कवर के साथ रब करते हैं मैम, तभी उसमें हीट एनर्जी क्यों जनरेट होती है? बेटा मैम बाकी जब भी आप दो सर्फेसेस को आपस में टकराते हो तो हीट एनर्जी बनती है ना, फ्रिक्शन की वजह से, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है ना। ओके मैम। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से हीट एनर्जी हमेशा जनरेट होएगी। जब भी जो दो सर्फेसेस आपस में टकराएंगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा और हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो आपने क्या किया, मैच स्टिक के बल्ब को जब टकराया मैच स्टिक के कवर से तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई। अब बल्ब में रेड फास्फोरस है, वो व्हाइट फास्फोरस में कन्वर्ट हो जाएगा और व्हाइट फास्फोरस है जो वो स्पॉन्टेनियस कंबशन शो कर देगा। मैम मेरा डाउट ये है कि मैम मैं उसके कवर के साथ ही उसको रब करने से क्यों हीट जनरेट होती है मैम, किसी और चीज के साथ क्यों नहीं? उसके कवर के साथ ही क्यों होती है बेटा, उसमें ना पोटेशियम, वो बेसिकली एक फ्रिक्शन के लिए सरफेस बना हुआ है ना, तो उसमें जो जो चीजों की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली वो अवेलेबल है वहां पर। ओके मैम। ये देखिए यहाँ पे पाउडर्ड ग्लास प्रेजेंट है जो कि फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर रहा है, और यहाँ पर रेड फास्फोरस प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसकी वजह से इग्निशन हो जाता है। इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंचते ही मैच स्टिक जो है वो जल जाती है। अंडरस्टूड? यस मैम। फायर कंट्रोल। Fire can be controlled by removing any of the factors. आपको जो फैक्टर्स बताए हैं, 3 फैक्टर्स हैं, एक है फ्यूल, एक है ऑक्सीजन और एक है इग्निशन टेम्परेचर। जब तक इग्निशन टेम्परेचर पर नहीं पहुंचेगा कोई ऑब्जेक्ट, उसमें आग नहीं लगेगी। तो आपको अगर फायर कंट्रोल करना है, आप इनमें से किसी भी एक फैक्टर को कंट्रोल कर सकते हो और फायर रुक सकती है। जैसे कि अगर आप जितना फ्यूल कम होगा उतनी जल्दी फायर स्टॉप हो जाएगी। अगर आप ऑक्सीजन की सप्लाई रोक दोगे तो फायर स्टॉप हो जाएगी। अगर आप उसको उसके इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचने नहीं दोगे तो भी फायर नहीं लगेगी। गॉट इट? यस मैम। मैम एक्सटिंग्विशर। यस गगन? मैम जब हम लोग मैस्टिक यूज करते हैं तो मैम वो जल्दी जल जाती है, और मैम जब हम लोग स्टोन का यूज करते हैं, जब पहले यूज करते थे स्टोन का, तो मैम वो इतनी जल्दी क्यों नहीं फायर पकड़ता था? बेटा इग्निशन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ना। आपके पास मैच स्टिक है, वो छोटी सी वुडन स्टिक है ना। अगर मैं इतनी बड़ी लकड़ी में आग लगाने के लिए बोलूंगी आपको, तो आपको उतनी ज्यादा देर लगेगी। क्यों? क्योंकि आपको उतना ज्यादा उसको हीट अप करना पड़ेगा ताकि वो उसके उतने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचे, तब आग लगेगी, है ना। अगर मैं मैच स्टिक की बात कर रही तो वो बिल्कुल पतली सी है, वुड का पीस है, तो उसका इग्निशन टेम्परेचर जो है वो कम होगा, वो हम जल्दी रीच कर लेंगे। इसलिए क्लियर? ओके मैम। समझ आ गया? या कोई डाउट लीजिए? नो मैम, नो डाउट। बेसिकली ये जो फायर है, इसमें इग्निशन टेम्परेचर जो है वो मेन रोल प्ले करता है। जब तक इग्निशन टेम्परेचर पे रीच नहीं करोगे आप, तब तक फायर नहीं लगेगी। तो इग्निशन टेम्परेचर जो है वो किस चीज पे डिपेंड करता है कि कौन सा मटेरियल है और कितनी क्वांटिटी में है ना। यस मैम। ओके, अब फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है? फायर एक्सटिंग्विशर ऐसा डिवाइस है जो फायर ब्रिगेड वाले यूज करते हैं फायर को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, ये क्या करता है फायर एक्सटिंग्विशर? ये बेसिकली ऑक्सीजन की सप्लाई को कट ऑफ कर देता है और जो टेम्परेचर है फ्यूल का उसको नीचे ले आता है, मतलब इग्निशन टेम्परेचर को कम कर देता है। इग्निशन टेम्परेचर को कम नहीं करता, मतलब कि उसका टेम्परेचर जो है वो कम कर देता है ताकि इग्निशन टेम्परेचर तक वो पहुंच नहीं पाए। ओके, हैव यू गॉट माय पॉइंट? कि ऑक्सीजन सप्लाई को कट ऑफ कर दिया और जो टेम्परेचर है वो लो कर दिया, तो वो सब्सटेंस जो है वो अपने इग्निशन टेम्परेचर पर तब तक पहुंचेगा नहीं, फायर नहीं लगेगी दोबारा। ओके मैम। कैलोरीफिक वैल्यू होती है बेसिकली
कितनी कैलोरीज प्रोड्यूस कर रहा है जब हम 1 केजी फ्यूल को बर्न कर रहे हैं, तो वो कितनी किलो कैलोरीज प्रोड्यूस कर रहा है, उसको कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। ठीक है, जो आइडल फ्यूल होता है उसकी क्या क्या बेसिकली रिक्वायरमेंट्स होती है कि वो एक तो सस्ता होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए और उसमें आग जल्दी लगनी चाहिए। उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत हाई होनी चाहिए। कैलोरीफिक वैल्यू हाई का मतलब कि आप थोड़ा फ्यूल बर्न करो और बहुत ज्यादा आपको एनर्जी मिले। ठीक है, और इसपे हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस नहीं होनी चाहिए जो हमारी एनवायरनमेंट को हार्म करे या हमारे को कोई डिजीज कॉज करे, वो वाली गैसेस भी प्रोड्यूस नहीं होनी चाहिए। सो these are the basically qualities of ideal fuel. Then calorific value and efficiency of a fuel. Amount of heat energy produced on complete combustion of 1 kg of fuel. मैं ये बता चुकी हूँ आपको, जब आप 1 kg of fuel को बर्न करोगे तो किलो कैलोरीज में कितनी एनर्जी रिलीज, कितनी हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, इसको बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, और इसकी यूनिट होती है किलो जूल्स पर केजी। ये यूनिट्स आपको याद रखनी है। एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी होती है प्रपोर्शन एनर्जी की जब वो बेसिकली कंबशन प्रोसेस हो रहा है और उससे हम वर्क ले रहे हैं। जैसे कि हमने क्या किया, एनर्जी प्रोड्यूस करी, अब वो एनर्जी जो है हम उसको यूटिलाइज भी तो करें कोई वर्क करने में। तो अगर हम जितनी ज्यादा ये एनर्जी हमारी वर्क में कन्वर्ट हो रही है, दैट इज कॉल्ड एफिशिएंसी। गॉट इट? यस मैम। यस मैम। कंबशन हुई, कंबशन के बाद एनर्जी रिलीज हुई, एनर्जी ने कितना काम किया, वो एफिशिएंसी होगी। ठीक है, अब कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एफिशिएंसी के। इसका मतलब है कि जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना ज्यादा काम होगा। ऐसा ही होगा ना, जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना ज्यादा काम कर पाएंगे। सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर कम एनर्जी रिलीज होगी तो काम भी कम होगा, वर्क डन भी कम होगा। देन वी कम टू पोल्यूशन। पोल्यूशन बेसिकली आपको पता है क्या होता है? इट इज बेसिकली द प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इन एयर, वाटर और लैंड। और वो बेसिकली हम उसके लिए मोस्टली जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो ह्यूमन बींग्स हैं, उनकी एक्टिविटीज हैं। अब जैसे कि हम फॉसिल फ्यूल्स बर्न करते हैं जैसे कोल, पेट्रोलियम, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड या अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स रिलीज करती हैं एयर में, जिससे हमें सांस की बीमारियां होती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फिर उसके बाद इनकम्प्लीट कंबशन जब भी फ्यूल की होती है तो उसमें एक गैस रिलीज होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। जब भी प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती है किसी भी फ्यूल, लिसन टू मी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब भी प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती है किसी भी फ्यूल को बर्न करने के लिए, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होती, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है। इनकम्प्लीट कंबशन उसको कहते हैं। इनकम्प्लीट कंबशन में कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है, जो कि बहुत ही ज्यादा पॉइजनस गैस है। इट इज वेरी डेंजरस क्योंकि ये हमारे ब्लड में बहुत से चेंजेस कर देती है, जिससे कि हमारी डेथ भी हो सकती है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रीब्यूट करती है, क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रीब्यूट करती है क्योंकि वो ग्रीन हाउस गैस है। यू नो व्हाट ग्रीन हाउस गैस इज? यस, व्हाट इज ग्रीन हाउस गैस? हाँ जी बोलिए। ग्रीन हाउस गैस वो होती है जिसमें टेंडेंसी होती है सन की रेज को एब्जॉर्ब करने की, हीट रेज को। अगर वो हीट को एब्जॉर्ब करेंगी तो क्या होगा, अर्थ का टेम्परेचर जो है वो बढ़ता चला जाएगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, पोलर आइस मेल्ट हो जाएगी और क्या होगा, सी का लेवल बढ़ जाएगा। गॉट इट? आप इतनी क्लासेस से ये पढ़ते आ रहे हैं। ओके, अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स। अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स जो है वो फ्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि वुड को आप इनकम्प्लीट कंबशन में अगर वुड जो है वो बर्न करोगे, कोल बर्न करोगे, कैंडल, पेट्रोलियम, ये सब कुछ बर्न करोगे तो आपके पास कुछ अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स आ जाएंगे एयर में।
ठीक है। अब ये कार्बन पार्टिकल्स जो है, अगर हम इनको रिस्पायर करेंगे, हम इनको ब्रीथ करेंगे, तो ये हमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स दे देते हैं, जैसे कि अस्थमा, ब्रोंकाइटिस। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत डेंजरस होते हैं। फ्लेम आप पढ़ चुके हो। कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।